हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनिशियल लर्निंग में। दोस्तों, ये हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास है जिसमें आज का हमारा टॉपिक है भूकंप यानी कि अर्थक्वेक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, भूकंप के बारे में हम सभी ने कहीं ना कहीं देखा, सुना और पढ़ा हुआ है। और अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी भूकंप आता है तो अक्सर इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें भूकंप के आने से धराशायी हो जाती हैं और रोड पे गड्ढे बन जाते हैं और रोड टूट फूट जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जान और माल की क्षति होती है। तो दोस्तों, भूकंप के बारे में हम जानेंगे। उसके पहले हम ये जानेंगे आखिर भूकंप का मतलब होता क्या है। अगर नाम से ही देखें तो भूकंप हमारे दो अक्षरों शब्दों से मिलकर बना है, भू और कंप से। भू का मतलब है कि धरती और कंप का मतलब है कांपना। अगर सीधे शब्दों में कहा गया भूकंप का मतलब धरती का कांपना ही हमारा भूकंप कहलाता है। तो अगर हम इसके बारे में डिटेल से समझें कि भूकंप क्या है तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि अकस्मात आने वाले झटके जिनसे भूमि पर आधारित प्रत्येक जीव निर्जीव पिंड में कंपन होने लगता है, भूकंप, भूजाल या जलजला कहलाता है। या अगर साधारण भाषा में कहें तो भूमि का अचानक हिल जाना ही हमारा क्या है, हमारा भूकंप कहलाता है। देखिए, भूकंप के बारे में हम ये जान गए। अब हम देखेंगे कि आखिर जो भूकंप है वो आते क्यों हैं, आखिर हम क्यों भूकंप हमें देखने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, भूकंप आने के मेनली ये कुछ 5 पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो इसमें सब में जो आजकल सबसे जो ज़्यादा मान्यता प्राप्त कॉन्सेप्ट है वो हमारा प्लेट सिद्धांत यानी टेक्टोनिक सिद्धांत है। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये भूकंप के कुछ अन्य कारणों के बारे में भी पहले हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो पटल संकुचन होता है, पटल संकुचन कि इसमें ये ऐसा बताया जाता है कि क्योंकि पृथ्वी हमने देखा है, पृथ्वी जो शुरू में आग का गोला था या सूर्य से टूट कर निर्मित हुई थी और वर्तमान स्थिति में आज जो हमारी पृथ्वी दिखाई देती है ये कभी बहुत सालों पहले ये बिल्कुल आग का धधकता हुआ गोला थी। फिर धीरे धीरे जब पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हुई तो ऊपरी सतह जब ठंडी होने लगी तो यह सिकुड़ने लगी। जब सिकुड़ने लगी तो इसी सिकुड़न के कारण, चूँकि ऊपर सिकुड़ रही थी अंदर से गर्म थी, जिसके कारण ये पृथ्वी के अंदर जो द्रव भरे हुए थे उनका समायोजन ठीक से नहीं हुआ, जिससे आंतरिक तनाव उत्पन्न हुआ। और इन्हीं तनाव की वजह से जब ये सीमा पार कर जाते हैं तो भूगर्भीय चट्टानें टूटने फूटने लगती हैं और भूकंप पैदा होते हैं। तो ये हमारा पटल संकुचन का सिद्धांत है। दूसरा हमारा कारण है ज्वालामुखी मैग्मा का। देखिए, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर जो हमारा मेंटल भाग है वो द्रव अवस्था में है और उसमें मैग्मा भरा हुआ है। और जो हमारा ऊपरी पटल है वो हमें ठोस दिखाई पड़ता है, क्योंकि ठोस परत की जो मोटाई है वो समुद्र के नीचे लगभग कम से कम 35 से 70 किलोमीटर है। और जहाँ पे समुद्र नहीं है वहाँ पे 70 से 100 किलोमीटर तक हमारे भूपटल की मोटाई है। लेकिन जब मैग्मा अत्यधिक दाब के कारण ज्वालामुखी से निकलता है और बाहर निकलने की चेष्टा में ये भूपटल को तोड़ के बाहर आता है तो जो निकलता है वो तो लावा कहलाता है, लेकिन उसके कारण जो पृथ्वी पर हलचल हो जाती है वो हमारे ज्वालामुखी मैग्मा द्वारा लाया गया भूकंप कहलाता है। फिर नेक्स्ट हमारा है प्रत्यास्थ प्रतिच्छेद सिद्धांत। देखिए, ये सिद्धांत इस प्रकार से इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब भूपटल के भीतर गहराई में अनेक चट्टानें विद्यमान हैं और इन्हीं चट्टानों में अनेक फॉल्ट एंड क्रैक्स मौजूद हैं। अनेक फॉल्ट एंड क्रैक्स इन्हीं पृथ्वी के जो अंदर चट्टानें हैं उनमें अनेक फॉल्ट एंड क्रैक हैं, जिनके कारण इनमें विस्थापन और विक्षेप होता है। और जब ये विस्थापन विक्षेप होता है तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के गर्भ में इन चट्टानों में यही विकृत ऊर्जा पैदा हो जाती है और जब ये निकलती है तो भूकंपी तरंगों को जन्म देती है, जिसके कारण हमें भूकंप आते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट है हमारा जलाशय और सुरंगें। देखिए, ये एक मानव निर्मित कारण है हमारे भूकंप को लाने का। जलाशय और सुरंग में क्या होता है कि जैसे ऊंचे बांध जब बनाए जाते हैं हमारे, तो अक्सर देखा होगा जैसे ये यहाँ पे अगर पहाड़ होते हैं और यहाँ पे पहाड़ होते हैं, ये नदी रास्ता होता है और यहाँ पे बांध बना देते हैं। तो जहाँ पर बांध बनाया जाता है उसके पीछे बहुत ही करोड़ों टन में पानी एकत्र हो जाता है और जब ये पानी एकत्र हो जाता है तो वो भूपटल पर दबाव डालता है और यही दबाव जब इतना अधिक हो जाता है कि भूपटल की जब स्थिरता हमारी गड़बड़ा जाती है तो भूकंप आ जाता है। और सुरंगों के लिए भी यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब पृथ्वी के भीतर बहुत गहराई में खदानें और सुरंगें खोद दी जाती हैं तो और बहुत गहरी चली जाती हैं तो जो पृथ्वी की जो संरचना है ऑलरेडी की उसमें बहुत गहराई तक अगर चले गए, बहुत लंबी खानें खोदें, जैसे कोयला के लिए निकालने के लिए खानें खोद दी जाती हैं, जैसे तेल निकालने के लिए खानें खोदी जाती हैं, माइनिंग के लिए तमाम सारी अन्य गतिविधियों के लिए भी खानें खोदी जाती हैं और सुरंगें बनाई जाती हैं। जैसे ये बहुत ज़्यादा गहराई तक हो जाती हैं तभी जब जो पृथ्वी की स्थिरता है वो गड़बड़ा जाती है और यही भूपटल की जब स्थिरता
गड़बड़ाने से हमारा भूकंप का जन्म होता है। तो ये एक मानव निर्मित कारण है भूकंप का आने का। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा है प्लेट सिद्धांत। देखिए ये प्लेट सिद्धांत भूकंप आने का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, जिसे सबसे पहले जर्मन भूवैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने सबसे पहले 1915 में से प्रतिपादित किया था। देखिए जब अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार इन्होंने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है आज से लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व जैसे फुटबॉल होता है उसी प्रकार से अनेक भूपृष्ठीय ये पट्टियों से के जोड़ से बनी, जैसे फुटबॉल देखते हैं अनेक छोटी छोटी पट्टियों को आपस में जोड़कर सिली हुई होती है, उसी का पृथ्वी के बारे में बताया गया कि जो पृथ्वी है हमारी अनेक भूपृष्ठीय पट्टियों के जोड़ से बनी हुई है और सभी महाद्वीप पहले एक दूसरे से बिल्कुल आपस में सिले हुए थे, आपस में जुड़े हुए थे और एक बिल्कुल विशाल महाद्वीप के रूप में थे। लेकिन जब पृथ्वी, आप जानते ही पृथ्वी में उथल पुथल हुई और इन्हीं उथल पुथल के कारण और ऊपरी सतह के ठंडा होने से जो हमारी पृथ्वी का जो क्रस्ट था वो क्रस्ट की पटरी में क्या हो जगह जगह दरारें पड़ गई अंदर, और ये यही दरारों को हम भूकंप पट्टियों के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो भूकंप पट्टियाँ होती हैं लगभग इनकी चौड़ाई की अगर बात करें मोटाई की तो ये 100 से लेकर 150 किलोमीटर तक मोटी पाई जाती हैं, जिनमें इनकी जो पृथ्वी का पपड़ी व इसके नीचे से मेंटल और कुछ सख्त प्रकार का भाग इसमें सम्मिलित होता है। ये जो पट्टियां हैं जो इनका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये कुछ हज़ार वर्ग किलोमीटर से लगभग लाखों वर्ग किलोमीटर तक आंका जाता है, जिनमें जो मुख्य हम प्लेटों की बात करें अर्थात उनको प्लेटों में हम अगर नामकरण का कर दें तो इनमें से कुछ प्लेटें जैसे हमारी अमेरिकन प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट हो गई, प्रशांत प्लेट हो गई, आर्कटिक अंटार्कटिक प्लेट हो गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, ये सब जो हमारी मुख्य प्लेटें हैं। और ये सब प्लेटें जो कि हमको पता है जो हमारा मेंटल होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है, हमारा क्रस्ट जो होता है वो सॉलिड अवस्था में होता है। तो ये जो पिघले हुए ये जो हमारी सरफेस है क्रस्ट की जिनको प्लेटें कह रहे हैं ये चिपटे हुए मेंटल के ऊपर स्थित होने के कारण और पृथ्वी जो हमारे अक्ष पर तेज़ी से घूम रही है उसके कारण भी ये धीरे धीरे सरक रही हैं और एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं या तो दूर हट रही हैं। जब ये प्लेटें एक दूसरे से इस प्रकार नज़दीक आ जाती हैं, जब एक दूसरे नज़दीक आती हैं तो ये आपस में टकराती हैं और जब ये टकराती हैं या इसके एक दूसरे के नीचे घुसने लगती हैं और दबाव पड़ता है तभी भूपटल हमारा भूकंप वहाँ पे आ जाता है और हमारा भूपटल कांपने लगता है। और ऐसा तो कहा जाता है कि जो हमारे 90% भूकंप हैं, हमारे 90% जो भूकंप हैं ये वहीं आते हैं जहाँ पर हमारी जो प्लेटें होती हैं टेक्टोनिक प्लेटें ये आपस में टकराती हैं। और ये प्लेटों की बात करें तो इनके कोई स्पेसिफिक निर्धारण नहीं, ये प्लेटें पूर्णतः या तो समुद्र में भी हो सकती हैं या अथवा महाद्वीप में भी पूरी तरह से हो सकती हैं या ये दोनों क्षेत्रों पर विस्तृत हो सकती हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इस प्लेट सिद्धांत को लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब जब जैसे रिसर्च आगे बढ़ रही है तो लोगों ने इसे सबसे ज़्यादा स्वीकार करना शुरू कर दिया है। और जिसका जीता जाता अगर उदाहरण की बात करें तो जो हमारा गोंडवाना प्लेट है वो आज भी तिब्बती प्लेट के नीचे घुस रही है, जिसके कारण हमारा हिमालय की जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर रिसेंट की बात करें तो हमारे जो पहले जो हम हिमालय की जो एवरेस्ट की ऊंचाई हम 8,848 मीटर पड़ते थे, इसे रिसेंट में जब चाइना ने नापा है तो इसे चाइना ने नाप के 8,848.86 मीटर क्रम बताया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा हिमालय बढ़ रहा है वो भी एक इसका उदाहरण है कि ये प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही हमारा ये बढ़ रहा है हिमालय की ऊंचाई लगातार। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भूकंप आने के हमारे कुछ कारण थे। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे इसके कुछ जो हमारे जो ज़रूरी पॉइंट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए जब भूप्रवृत्ति के भीतर जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है, जिस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम फोकस कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारा फोकस कहलाता है, यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ इस क्षेत्र में तो ये हमारा जो बिंदु होता है वो हमारा फोकस कहलाता है। उसी प्रकार से जो फोकस से जस्ट हमारी जो सबसे नज़दीकी लंबवत दूरी पृथ्वी की होती है वो हमारा स्थान एपी सेंटर कहलाता है और सबसे ज़्यादा हमारा प्रभावित भी एपी सेंटर ही होता है, क्योंकि सबसे पहले जो हमारी तरंगे होती हैं जो भूकंप तरंगे होती हैं वो सबसे पहले एपी सेंटर पर ही पहुंचती हैं, जिस कारण यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप महसूस किया जाता है। ये हमने यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि पृथ्वी की सतह पर फोकस के ऊपर लंबवत बिंदु को उत्कीर्ण कहा जाता है और भूकंप की तीव्रता उत्कीर्ण में सबसे अधिक होगी और दूर जाने पर घट जाए। जैसे हम एपी सेंटर से दूर जाते हैं वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता भी कम होती जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या कि भूकंप किन तरंगों के माध्यम से ट्रैवल करता है, किसके द्वारा हम महसूस करते हैं। तो भूकंप हमारे उसके लिए दो मूल रूप से तरंगे जिम्मेदार होती हैं, जिसमें पहली होती हैं पिंडी या आंतरिक तरंगे, दूसरी होती हैं सतही तरंगे। पिंडी यानी कि बॉडी वेव्स और दूसरी सतही तरंगें यानी सरफेस वेव जो हमें सतह पर महसूस की जाती हैं। अगर बॉडी वेव्स की बात करें तो बॉडी वेव्स में पी वेव एंड एस वेव दो प्रकार की वेव होती हैं, यानी कि प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। उसी प्रकार सतही तरंगों की बात करें तो
हाँ, इसमें 2 तरंगे होती हैं, लव वेव एंड रेलिक वेव। ये जो लव वेव रेलिक वेव हैं ये वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर रखे गए हैं, और बाकी पी यानी कि प्राइमरी वेव, एस माने कि सेकेंडरी वेव। जो हमारी सबसे ज़्यादा नुकसान, अगर जिनसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है और जो इमारतों सड़कों को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाती हैं वो हमारी सरफेस वेव ही हैं। सब सरफेस वेव ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं, और जितना ज़्यादा मतलब ये डिस्ट्रैक्शन करती हैं आंतरिक तरंगे बॉडी में, उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं करती हैं। नेक्स्ट हम इसके बारे में हम अब डिटेल से एक बार देख लेते हैं। देखिए, पी तरंगे जो होती हैं वो अन्य सभी तरंगों से अधिक गति से प्रसारित होती हैं, अतः यह सर्वप्रथम भूकंप लेखी स्टेशन पर पहुंचती हैं, इसलिए इनको प्राथमिक तरंगे कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि इन पी तरंगों की स्पीड सबसे तेज़ होती है और सबसे पहले ये पहुंचती हैं। यह तरंगे द्रव्य, ठोस और गैस तीनों में पारित हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे बिल्कुल याद रखिए कि जो पी वेव होती हैं वो तीनों माध्यमों में ट्रैवल कर जाती हैं। पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समरूप होती हैं और अनुदैर्ध्य दिशा में आगे बढ़ती हैं, और द्रव्य के कणों का विचलन तरंग की गति की दिशा में होता है। इसका मतलब ये जो पी तरंगे होती हैं वो इस प्रकार से माध्यम में आगे लगातार आगे ट्रैवल करती हुई चलती हैं। इनका कोई ऊर्ध्व घटक नहीं होता है, यानी कि सिर्फ क्षैतिज दिशा में बढ़ती हैं। ये बढ़ती हैं, फिर संकुचित हो जाती हैं, संपीड़न हो जाता है, फिर बढ़ती हैं, फिर संपीड़न होता है, फिर बढ़ती हैं। इसी प्रकार से ये लगातार आगे की ओर बढ़ती जाती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं, फिर संकुचित, फिर आगे बढ़ती हैं, फिर संकुचित। इस प्रकार से ये लगातार आगे बढ़ती जाती हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे फिर एस वेव यानी सेकेंडरी वेव हमारी क्या होती हैं। देखिए, इनकी जो गति होती है वो पी तरंगों से कम होती है, अतः ये प्रेक्षण स्थल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं, इसलिए इनको द्वितीयक तरंगे भी यानी सेकेंडरी वेव कहते हैं। इनके बारे में जो मेन चीज़ है, यह तरंगे केवल, देखिए यहाँ पे द्रव्य नहीं होगा, यहाँ पे ठोस होगा। यह तरंगे केवल ठोस से ही पारित होती हैं, और कणों के प्रचलन की दिशा के आधार पर एस तरंगे ऊर्ध्व तलगत व क्षैतिज तलगत 2 घटकों में बांटी जाती है। यानी कि इनमें ऊर्ध्व तल यानी कि अप एंड डाउन भी इसमें होता है, और क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटली भी ये ट्रेवल करती हैं। ये तरंगे पदार्थ से गुजरते समय कणों में ऐंठन व कर्तन उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार से ये लगातार आगे की ओर बढ़ती भी रहती हैं और अप एंड डाउन भी करती रहती हैं। नेक्स्ट जो हमारी है सरफेस वेव में हमारी जो है लव वेव। देखिए, लव वेव क्या होती हैं, ये सतही तरंगों की सबसे तेज गति से प्रसारित होती हैं। इन एस तरंगों की भांति कणों में सतही गति उत्पन्न करती हैं, परंतु इनका ऊर्ध्व घटक नहीं होता। देखिए, ये एस तरंगों की भांति चल तो रही हैं, लेकिन इनका कोई अप एंड डाउन नहीं हो रहा है। ये हॉरिजॉन्टली मतलब अप एंड डाउन हो रही हैं, लेकिन वर्टिकली ये अप एंड डाउन नहीं हो रही हैं। तो ये हमारी लव वेव होती हैं जो सरफेस पे आती हैं। नेक्स्ट है हमारी रेलिक वेव। देखिए, रेलिक वेव जो होती हैं वो झील की भांति भूमि की सतह के साथ साथ लुढ़कती हैं। इन तरंगों को लुढ़कने के कारण ये भूमि के कणों को इधर उधर व ऊपर नीचे स्थापित कर देती हैं। इन कणों में ऊर्ध्वतल में जो इनके पदार्थ के कण है वो ऊर्ध्वतल में दीर्घवृत्तीय पथ पर दोलन करता है। जैसे इस प्रकार से ये लगातार जो अगर यहाँ पे कोई कण है तो इस प्रकार से वो लगातार ऐसे दीर्घवृत्तीय पथ पर ऊर्ध्वतल में आगे गति करता रहता है। और भूकंप के समय जो भवनों में हिलोरें उत्पन्न होती हैं वो रेलिक तरंगों का ही परिणाम होती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे इसी प्रकार हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल इनिशियल लर्निंग को सब्सक्राइब करें। और हमसे जुड़े रहने के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।